मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, पहले ये सुनो। देखो, हमने इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा लुईस लैंगम्यूर के स्ट्रक्चर पढ़े कोवलेंट बॉन्ड के। अब कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये हम सब जानते हैं, और उसके हमने स्ट्रक्चर पढ़े भी। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी एक जो कमी है वो हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हम उसकी बॉन्ड लेंथ कुछ और लिखते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आ जाती है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कुछ और आ जाती है। उस चीज को दूर किया रेजोनेंस ने। रेजोनेंस का कहना है कि मैक्सिमम कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी एक सिंगल स्ट्रक्चर उनकी सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर सकती है। देखिए, जैसे मैं एक जनरल सा एग्जांपल लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आप सब जानते हैं, देखो स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये, ठीक है, CO2 एक सिंपल स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। हुआ क्या कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे ही इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। देखो, हर कोई चीज सेटिस्फैक्टरी है, स्टेबल बॉन्ड बना हुआ है, सब कुछ है। पर जब मैं इस कंपाउंड की कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि डेल्टा H वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, वो 350 के आसपास आती है। लेकिन जो इसकी एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल कैलोरीफिक वैल्यू है वो 380 है। पड़ गया ना फर्क? तो इस फर्क को दूर करने के लिए, क्योंकि देखो कंपाउंड ये रहा, जब मैं इसकी कैलोरी डेल्टा H वैल्यू लेता हूं तो 350 आ जाती है। लेकिन जब मैं इंस्ट्रूमेंटल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 380 के नियर अबाउट आती है। तो सीधा ही 30 कैलोरी का फर्क पड़ गया। ऐसे ही इसका बॉन्ड लेंथ का फर्क रहता है। तो मतलब इन चीजों को दूर करने के लिए एक फिनोमिना हमारे सामने आया, और जिस फिनोमिना का नाम था रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस अपना रोल प्ले कैसे करेगा? रेजोनेंस कहता है कि जब एक सिंगल स्ट्रक्चर अपनी सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है और उसे सारी प्रॉपर्टी शो करने के लिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़े, इसे रेजोनेंस कहते हैं हिंदी भाषा में। इंग्लिश भाषा में क्या है? When a single structure is not able to show its all property, to show its all property it has to take a number of structures, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स में इसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर कर दूं। पहली बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर तो हो सकती है, पर एलिमेंट अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। पहली बात ये है। दूसरा, जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक टोटल अभी रिएक्शन में पड़े हैं, मतलब इस कंपाउंड में पड़े हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद भी ये उतने ही होंगे, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कॉनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर उनमें से ऐसी नहीं होगी जो सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कोई कम प्रॉपर्टी शो कर रही है, कोई ज्यादा कर रही है, कोई सबसे ज्यादा कर रही है। जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। देखो, इसके ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखता हूं। होता क्या है कि कार्बन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए हैं, सबको समझ आता है। इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ऐसे ही यहां पे कार्बन में सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहां पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, और यहां के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहे, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ये नेगेटिव हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ये पॉजिटिव हो गया। सेम जो काम इसने इस ऑक्सीजन के साथ करा है वही काम वो इस ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता था। इसे डबली हेडेड एरो से शो करना है, तो होगा क्या? इधर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। सिंगल पे नेगेटिव और ट्रिपल पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये इसके 2 3 टोटल 1 2 3 स्ट्रक्चर हो गए। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ये वाली स्ट्रक्चर ऐसी है जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को शो करती है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर्स ना तो ये कंप्लीट प्रॉपर्टी शो कर रही है, ना ये कर रही है, ना ये कर रही है, पर तीनों मिलके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को हमें क्लियर कर रहे हैं।
इस फिनोमिना को कहते हैं रेजोनेंस। जैसे मैं ना एक साधारण एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। हम सब जानते हैं हॉर्स, एज और मोल, है ना। मतलब हॉर्स मैंने घोड़ा, मोल मैंने खच्चर और एज मैंने गधा। ये तीनों में डिफरेंस भी है। जो मोल है उसके अंदर हॉर्स की प्रॉपर्टी भी होती है और उसके अंदर एज की प्रॉपर्टी भी होती है, सब जानते हैं। पर ना तो हम मोल को एज कह सकते हैं, ना ही हम मोल को हॉर्स कह सकते हैं। बस यही कंट्राडिक्शन है कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज मतलब किसी एक द्वारा शो नहीं की जा सकती, ठीक है ना। इन तीनों की प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ कोई कुछ शो कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं ओजोन का लेके दिखाता हूं आपको, मतलब इसी में ही मैं एक ओजोन का एग्जांपल लेके दिखाता हूं रेजोनेंस को समझने के लिए। मतलब ओजोन है, हम सब जानते हैं O3 को ओजोन बोलते हैं। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन में भी 6 और तीसरे ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन था। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेते हैं, इसने अपने शेयर कर लिए, इसने अपने शेयर कर लिए, और यहां पे ये इसके साथ शेयर करता है, यानी कि ये इसको देता है, इससे लेता कुछ भी नहीं है। तो जब सिंगल बॉन्ड लेंथ है ये 148 एंगस्ट्रॉम की है और ये डबल बॉन्ड लेंथ जो है वो 121 एंगस्ट्रॉम की है, मतलब 2 अलग अलग बॉन्ड लेंथ है। ऐसा ही ये इस ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, ऐसा ऑक्सीजन के साथ। पर जब हम एक्सपेरिमेंट वैल्यू लेके आते हैं वो इसके इन बिटवीन निकल जाती है, दैट इज 128 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या है कहने का कि रेजोनेंस कि कोई भी एक रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है कि एक स्ट्रक्चर अपनी सारी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पा रही है, उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी शो करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आना पड़ रहा है। बस इस फिनोमिना का एक ड्रॉबैक क्या है, पहली बात तो ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है रेजोनेटिंग फॉर्म में। दूसरा ड्रॉबैक है कि हम पेपर पे प्रॉपरली इसको ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी एक हद तक इसको समझ जरूर सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी में इतनी वेरिएशन आने का कारण जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, ठीक है। इस चीज को हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट में आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मान लो मैं बेंजीन का या फिनोल का स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो ये रहा फिनोल, ऐसे हुआ क्या कि इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है, ये बॉन्ड टूट के यहां पे आ गया। आपने बॉन्ड को तो बोलना है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को बोलना है बॉन्ड, और प्रोसीजर क्या यूज करना है, तू चल मैं आया, मतलब तू चल मैं आया। इससे अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो बहुत ही आसान है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये 2 बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ठीक है, पहली स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर कैसे है, तू चल मैं आया, ठीक है। वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो ऐसे, यहां पे नेगेटिव, यहां डबल, यहां पर OH हो ही रखा है, ठीक है। अब फिर आगे तू चल मैं आया, तो इससे तीसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी ये, यहां पे नेगेटिव, यहां पे डबल रह गया, यहां डबल तो वही H और OH। फिर लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तू चल मैं आया, बिल्कुल उसी पोजीशन में दोबारा पहुंच जाऊंगा मैं। ये है बच्चों रेजोनेंस फिनोमिना। यहां पे सिंगल, ये OH, ये वापिस आ गए। अब देखो पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पे थी, अब यहां पे नहीं है, और यहां पे थी यहां पे नहीं, मतलब चेंज होगी ना पोजीशन। अब ये भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और ये भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज कोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये चीज है रेजोनेंस में, ठीक है। रेजोनेंस पे से +1 क्लास में क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन आए या ना आए, हमें तो देखो कॉन्सेप्ट समझना है। हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रही है, और बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई इसे ज्यादा हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन ये उठा, हमने रेजोनेंस की क्यों, है ना।
पहली बात कि रेजोनेंस हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बता रही है, ठीक है, कोनिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रही है। अब हमने रेजोनेंस की क्यों, प्रॉपर्टी क्या है रेजोनेंस की, देखो मैंने पहले ही स्ट्रक्चर में क्लियर किया था, अब फिर क्लियर करता हूं। जैसे CO2 की ही बात करी मैंने इसमें क्या क्लियर किया कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू 350 थी, पर जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना, ठीक है, उसकी किलो कैलोरीफिक वैल्यू 380 आ गई, यानी कि 30 किलो कैलोरी का फर्क पड़ गया, है ना, एनर्जी में। स्टेबिलिटी में भी तो नहीं फर्क पड़ गया। ऐसे ही बॉन्ड लेंथ की बात की हमने ओजोन के केस में कि जो डबल बॉन्ड की साइड थी, उधर बॉन्ड एंगल 121 थी और जो सिंगल बॉन्ड की साइड थी 148 थी, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस हाइब्रिड की कितनी है, 128, जो इन दोनों के बीच में लाई करती थी। मतलब देखो बेटा, हम सब जानते हैं बॉन्ड लेंथ कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट एनर्जी ज्यादा, तो फिर भी स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब जितने ज्यादा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उतनी उसकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। आप हमेशा याद रखोगे वाइल रेजोनेंस की हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं, पर हम मॉलिक्यूल की और कार्बन जो एलिमेंट इन्वॉल्व है उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी को समझने के लिए या उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे अच्छा एस्पेक्ट था रेजोनेंस, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ना। देखो रेजोनेंस, हमने कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनाई, उस स्ट्रक्चर से जो प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीटली हमें मिल नहीं रही थी, तो उन सारी प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमने इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाकर देखे और हमारी वो सारी बातें क्लियर हुई। नो डाउट कोई भी एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। इस चीज को रेजोनेंस कहते हैं। अगला टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है वो भी समझो। अभी मैंने CO2 का बनाया था, है ना, वैसे 350 थी नॉर्मल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की और रेजोनेंस हाइब्रिड की 380 थी। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन more contributing structure and in resonance hybrid is known as resonance energy। मतलब रेजोनेंस एनर्जी क्या है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो रेजोनेंस एनर्जी होता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ठीक है। अब रेजोनेंस अगर क्लियर हो गया हो तो मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं। इससे अगला टॉपिक जो है वो पोलैरिटी के ऊपर है, पोलर, है ना। अब इस पोलर शब्द का बहुत ज्यादा मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग है हमारे केमिस्ट्री में। मतलब पोलैरिटी हमें क्या साबित करना चाहती है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी बॉन्ड इस दुनिया में 100% कोवलेंट नहीं होगा और कोई भी बॉन्ड इस दुनिया में 100% आयनिक नहीं होगा, क्योंकि 100% आयनिक बॉन्ड बनने के लिए या 100% कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो आइडियल कंडीशंस चाहिए वो कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक में हम क्या यूज करा करते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर। अब मैं पहले पोलैरिटी की बात करता हूं, पोलर क्या होते हैं। जैसे एक HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ये क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस होने से नेचुरली सी बात है इस पे नेगेटिव कैरेक्टर आ गया और इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया। तो जहां नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बन गए दैट इज नोन एज पोलर। लेकिन अगर यही बात मैं हाइड्रोजन की करूं, H2 की, नो डाउट मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि इस दुनिया में कोई भी कंप्लीटली कोवलेंट नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता, पर यहां पे हाइड्रोजन में मैं थोड़ा सा क्लियर करने को, वैसे ये भी नहीं है पर फिर भी कोशिश करता हूं। कैसे, जैसे देखो हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। अगर सेम है तो जो क्लाउड है वो दोनों पे बराबर रहेगा, अगर बराबर रहेगा तो कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इस तरह के कंपाउंड जो हो जाएंगे वो नॉन पोलर हो जाएंगे और ये वाले कंपाउंड जो हो जाएंगे वो पोलर हो जाएंगे।
तो मतलब पोलर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, मतलब पर्टिकुलर पोल बना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, और नॉन पोलर में जैसे H2 का ले लिया एग्जांपल, O2 का ले लो, F2 का ले लो, Cl2 का, मतलब कोई सा भी एग्जांपल ले लो, HCl ले लिया, HF ले लिया, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, इन सब में जैसे वाटर का ही एग्जांपल ले लो, इन सब में पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी आएगी। क्वेश्चन फिर दोबारा ये उठ जाता है कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं पोलर और नॉन पोलर का। देखो मेरी केमिस्ट्री की थ्योरी है लाइक टू लाइक, लाइक डिसॉल्व टू लाइक, यानी कि जो पोलर होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में घुलेंगे। तो अगर मुझे कभी किसी कंपाउंड की सोलेबिलिटी चेक करनी होगी तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि ये पोलर कंपाउंड है। देखो अल्कोहल एक कोवलेंट कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम ब्लैंकली बोल देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन सोलेबल इन वाटर, बट इथेनॉल एक पोलर कंपाउंड है और ऑर्गेनिक भी है और वो वाटर में डिसॉल्व होता है। यानी कि थ्योरी कहां से क्लियर हुई कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, हमें मालूम है। अब देसी घी भी ऑर्गेनिक है पर वो नॉन पोलर है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब सोलेबिलिटी के लिए पोलर काम आएगा। और पोलैरिटी जो काम आएगी वो इससे भी ज्यादा डाइपोल मोमेंट के लिए काम आएगी। तो यानी कि इससे अगला टॉपिक जो हो गया वो डाइपोल मोमेंट का हो गया। अब डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो भी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आए ना चार्ज का उसका और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। जैसे डाइपोल मोमेंट को ग्रीक वर्ड म्यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? नेट चार्ज है, और डी क्या है? डिस्टेंस है। जिस कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जिस कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यानी कि उसमें चार्ज डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा चार्ज डिफरेंस होगा उतना परसेंटेज आयनिक करैक्टर होगा। आयनिक करैक्टर होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो कि एक HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक HF का मॉलिक्यूल है। सिंपल सी बात करते हैं हम, HCl के मॉलिक्यूल और HF के मॉलिक्यूल में डिफरेंस कैसे आएगा? फ्लोरीन का नेट चार्ज हाइड्रोजन से ज्यादा है और क्लोरीन का नेट चार्ज हाइड्रोजन से ज्यादा है, पर इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट वैल्यू HF की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू HCl के। मतलब अगर अब देखो इसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू है 1.09, इसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू है 1.03, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट वैल्यू HF की ज्यादा, HCl की कम। यही डाइपोल मोमेंट वैल्यू जो है वो परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी, यानी कि जो पोलैरिटी में डिफरेंस आया था, अभी पोलैरिटी पढ़ा ना, वहां से मैं परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी निकाल सकता हूं। देखो एक एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर दो बॉन्डेड एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है तो 50% आयनिक करैक्टर बढ़ जाएगा, और अगर इससे कम है तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर दो बॉन्डेड स्पीसीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है तो देखो एक क्लियर सी बात करते हैं। मान लो HF का मॉलिक्यूल लिया, H और F, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे लेंगे हम? देखो फार्मूला क्या है परसेंटेज आयनिक करैक्टर का? XA माइनस XB 16 इंटू माइनस 3.5 इंटू XA माइनस XB का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का स्क्वायर। अब इसे कैसे कैलकुलेट करना है? मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे मालूम है 2.1 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे मालूम है 4 है, ठीक है। तो यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 16 इंटू 4 माइनस 2.1 प्लस 3.5 इंटू 4 माइनस 2.1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 43% आ जाएगा। मतलब परसेंटेज देखो HF एक कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों ने शेयरिंग की हुई है हम जानते हैं, लेकिन इसमें परसेंटेज यानी करैक्टर कितना आ गया? 43%, 43%। मतलब किसी भी स्पीसीज में परसेंटेज यानी करैक्टर किस बात पे डिपेंड करता है? उसकी पोलैरिटी के ऊपर, ठीक है ना। और पोलैरिटी क्या है?
पॉजिटिव और नेगेटिव पोल फॉर्मेशन, और उसी वही चीज डाइपोल मोमेंट को भी बढ़ाती है। अब डाइपोल मोमेंट के आने के फायदे देखो, मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ सिंपल सा, कि सर बोल रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट वैल्यू से हमें क्या क्या क्लियर होता है। देखो डाइपोल मोमेंट वैल्यू से क्या क्लियर होता है, मान लो एक CH2Cl2 एक कंपाउंड है, ठीक है, C2CH2Cl2 एक कंपाउंड है, फार्मूला बनाइए, है ना, लेकिन इसकी एक आइसोमेरिक फॉर्म ये भी है। जब अल्टरनेटिव साइड है इसको ट्रांस बोलते हैं, हम सब जानते हैं, और जब सेम साइड है इसको सिस बोलते हैं, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट कैसे रोल प्ले करेगी, देखो इसमें क्लोरीन से कार्बन की तरफ, क्लोरीन से कार्बन की तरफ मूवमेंट है, इसमें भी क्लोरीन से कार्बन और क्लोरीन से कार्बन की तरफ मूवमेंट है, इनकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही है, और इसकी कुछ नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू आ रही है। तो सेम सब्सटेंस, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस, डाइपोल मोमेंट वैल्यू में डिफरेंस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो गया एज कंपेयर टू इसके। मतलब कोई भी जो ट्रांस स्ट्रक्चर होगी उससे ज्यादा उसकी सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्लियर हुआ ना। तो डाइपोल मोमेंट जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो रेजोनेंस पढ़ा, अब उसके बाद हम पोलैरिटी को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट को क्लियर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो है तो कोवलेंट बॉन्ड, क्राइटेरिया सेम, मटेरियल सेम, लेकिन फिर भी उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में फर्क पड़ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ रहा है, उसकी बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ रहा है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू में फर्क पड़ रहा है। इन सारी चीजों के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैक्टर्स की है। तो इन फैक्टर्स को हमें सबसे ज्यादा अच्छे से क्लियर करना है कि अगर मेरे पास एक नॉर्मल कंपाउंड था, मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट लिया, कभी तो इसका कुछ और आ गया बॉइलिंग पॉइंट, कभी कुछ और आ गया, जब भी कंपाउंड सेम है, तो फिर हम इसकी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर जब मैंने सिस ट्रांस बनाए तो वहां से मुझे इसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्लियर हुई, ठीक है। जब डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्लियर होगी तो मुझे ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने आप मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब ये बात तो की मैंने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की, लेकिन परसेंटेज या कोवलेंट कैरेक्टर भी आता है। एक साइंटिस्ट था फजान ने हमें एक बात क्लियर की, देखो जैसे लिथियम क्लोराइड कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए ना एक कंडीशन रख दी हमारे सामने, वो क्या कि जो दो बॉन्डेड एलिमेंट है उन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का साइज सेम है तो ऑलमोस्ट आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो नजर आता है। और ये सभी कंपाउंड जैसे चल ही रहे हैं, पर हुआ क्या कि क्लोरीन का नेट चार्ज लिथियम से बहुत ज्यादा है, लिथियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है, साइज तो बराबर है, पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिथियम से बहुत ज्यादा है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इससे शेयर नहीं करेगा। अगर छीनेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया, ठीक है। यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेटल का नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और नॉन मेटल का नेचर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। लेकिन इसी फैमिली का लिथियम के साथ जब बॉन्ड बनाया आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो गया, जैसे ये लिथियम का साइज इतना है तो आयोडीन का साइज इतना बड़ा। इन दोनों में तो कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांस ही नहीं है। पर फजान बोलता है कि जब ये दोनों का चार्ज आपस में बैलेंस करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है साइज ही बराबर हो, चार्ज भी बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि लिथियम की जो पोलराइजेशन पावर है या आयोडीन की जो पोलराइजेबिलिटी है, लिथियम की पोलराइजेशन पावर उसी पोलराइजेबिलिटी को न्यूट्रल कर देती है। अब न्यूट्रल कर देगी तो कैरेक्टर कौन सा आ जाएगा, कोवलेंट। मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल में कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए फजान के अकॉर्डिंग। जबकि आज तक हम जो पढ़ते थे वो यही पढ़ते थे कि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो देगा, यानी कि दो नॉन मेटल तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, पर एक मेटल नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर हो जाएगा। पर यहां फजान ने हमें परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर में ये बात क्लियर कर दी कि अगर चार्ज बैलेंस कर जाए तो कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो ये बेनिफिट है बेटा इन टॉपिक्स के, कि पोलैरिटी पढ़ने से मुझे सोलेबिलिटी क्लियर हो गई, पोलैरिटी पढ़ने से मुझे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का हाई होना क्लियर हो गया। क्यों हुआ, जितना पोलर उतना पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन ज्यादा, जितना पोलर उतना ही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। एक चीज और क्लियर हो गई, यानी कि आयनिक बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो
इससे अगला टॉपिक करते हैं हम, मतलब अगर हमें ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो इससे अगला टॉपिक जो मेरा आज का लास्ट टॉपिक होगा वो भी स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, वो है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है मुझे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो उसकी स्टेबिलिटी या उसकी नॉन स्टेबिलिटी उसके रिपल्शन पे डिपेंड करेगी, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे कोई भी दो स्पीसीज हैं, जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं वेस्पर के अकॉर्डिंग, वो अपने आप को ऐसी जगह सेट करते हैं जहां पर वो मिनिमम रिपल्शन पे हो और मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। जैसे हम Ab2 टाइप मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो Ab2 टाइप मॉलिक्यूल में तो वो ऐसे ही कोशिश करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, है ना। लीनियर शेप बोलेंगे इसको हम, कौन सी शेप बोलेंगे? लीनियर शेप। इसके बाद हम Ab3 टाइप की बात करते हैं। देखो सर, हम Ab3 Ab4 ऐसी ही टाइप की बात क्यों कर रहे हैं, A2 क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो बेटा, हम कोवलेंट बॉन्ड का जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में मैक्सिममली एक पॉसिबिलिटी थी कि एक मिडल एलिमेंट होता है जो करियर होता है इलेक्ट्रॉन देने का, लेने का या शेयर करने का। ठीक है, अब Ab3 टाइप में देखो A यहाँ पे, B इधर, B इधर और B इधर, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये भी अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेट कर लिया, इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया ट्राइगोनल। अगर हम Ab4 टाइप की बात करते हैं तो Ab4 टाइप में थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, यही इसकी लिमिटेशन बन जाएगी। दो पॉसिबिलिटी कैसे? जैसे AB में तो एक तो टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, बाय मेकिंग द बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट, या स्क्वायर प्लेनर फॉर्मेशन हो सकती है ऐसे, समझिए ना, मतलब दो पॉसिबिलिटी है। अब Ab5 की अगर बात मैं करूं तो स्ट्रक्चर बनता है Ab3 तो ऐसे ही और B ऊपर ऐसे, इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और अगर मैं Ab6 टाइप की बात करूं तो स्ट्रक्चर बन जाती है A B B B B स्क्वायर पिरामिडल ना, बाई पिरामिडल, लेकिन इसका एक कंबाइनिंग नेम है, वो है ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा जी ये पॉसिबिलिटी है सारे स्ट्रक्चर्स की। मान लो, देखो मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, हम एक रूम में खड़े हैं, सेंटर में खड़ा हूं मैं रूम के, मेरे पास दो दोस्त हैं, एक उस कोने में खड़ा हो गया, एक उस कोने में खड़ा हो गया, मेरी शेप ये हो जाएगी, ठीक है, या फिर ऐसे सीधे खड़े हो जाऊंगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे। मेरे पास तीन बंदे आ जाते हैं, एक उस कोने में, एक इस कोने में और एक इधर सामने। मेरे पास चार आ जाते हैं, तीन तो लगे हुए, एक ऊपर लगा दो या एक नीचे लगा दो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। अगर चार आ जाते तो चारों कोनों में भी भेज दो। अगर पांच आ जाते हैं, तीन लगे हुए थे, एक ऊपर एक नीचे, छह आ जाते हैं, चार कोनों में, एक ऊपर एक नीचे। मतलब क्या है कि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना है, स्टेबिलिटी को बनाए रखना है और उसके रिपल्शन को कम करना है। जितना रिपल्शन कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ही तीन स्ट्रक्चर्स को मैं डिस्कस करता हूं। देखो कैसे डिस्कस करूंगा। स्ट्रक्चर्स का तीनों का नाम टेट्राहेड्रल है, लेकिन बॉन्ड एंगल में क्या फर्क पड़ रहा है ये बात मैं आपको क्लियर करता हूं। ये तो उसकी सिंपल फॉर्मेशन दी मैंने। देखो क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे एक स्ट्रक्चर तो CH4 का, एक स्ट्रक्चर H2O का और एक स्ट्रक्चर NH3 का। जब मैंने CH4 का स्ट्रक्चर बनाया तो वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बना। जब मैंने H2O का स्ट्रक्चर बनाया तो यहां दो लोन पेयर थे, ये स्ट्रक्चर बेंट बना। जब मैंने NH3 का स्ट्रक्चर बनाया, यहां एक लोन पेयर था और ये स्ट्रक्चर भी बेंट बना, मुड़ा हुआ। ठीक है, अब देखो क्या फर्क है। तीनों स्ट्रक्चर्स का नाम बेसिकली टेट्राहेड्रल है। यहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का है, यहां बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का है और यहां बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का है। क्लियर हुई बात। फर्क क्या पड़ रहा है देखो,
यहां पे जितने भी हैं वो सभी बॉन्ड पेयर है। यहां पे 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। यहां पे 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। अब वेस्पर थ्योरी प्ले में आएगी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, लोन पेयर रिपल्शन जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होती है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे चूंकि सभी बॉन्ड पेयर है, रिपल्शन कम है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है। यहां पे 1 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर है, मेरे हाथ ऐसे थे, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल था नॉर्मल बॉन्ड पेयर्स में। हुआ क्या कि ऊपर एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर क्या आती रिपल्शन होगी, मुझे ऊपर से कोई अगर इधर से और इधर से मुझे कोई दबाएगा तो मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा, यानी कि पहले इतना बॉन्ड था फिर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। वो केस यहाँ हो गया। अगर पहले तो एक हाथ को दबा था, अगर दूसरे को भी दबा देगा तो और नजदीक आ जाऊंगा मैं, बॉन्ड एंगल और कम हो गया। यानी कि इसकी और इसकी रिपल्शन से ज्यादा है, और इन दोनों की रिपल्शन आपस में सबसे ज्यादा है। ये और ज्यादा तेज धक्का मार देंगे। मैं यहां पर आपको 1-2 बातें और क्लियर करूंगा जो थोड़ी सी +1 की बुक में नहीं मिली, लेकिन करूंगा मैं यहां पे, वो जरूरी है। यानी कि देखो सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यही CO2 का है स्ट्रक्चर और यही H2O का है। यहां पर डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 है, यहां पे डाइपोल मोमेंट वैल्यू है, तो इस डाइपोल मोमेंट वैल्यू देखो, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन तो AB2 टाइप ही है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू का कारण क्या हुआ, बेंट आ गया तो नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू आ गई। यहां बेंट नहीं है, लीनियर है, आमने सामने है, डाइपोल मोमेंट वैल्यू कम हो गई। इसीलिए CO2 गैस है और H2O लिक्विड है, क्योंकि बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया डाइपोल मोमेंट वैल्यू आने की वजह से। देखा, मतलब सभी एक दूसरे के पूरक हैं। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, डाइपोल मोमेंट वैल्यू आने से, बेंट शेप होने से अमोनिया का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी है, बट फिर भी जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। CH4 एक रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, रेगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो जितने भी इस दुनिया के प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं sp sp2 sp3, उन सब की डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होती है। डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होने की वजह से इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी इससे कम हो गया। समझ रहे हो ना। देखो रेजोनेंस क्लियर करती है कि कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। क्यों क्लियर करती है, क्योंकि कभी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कभी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बॉन्ड लेंथ कम आ जाती है। उसने हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्लियर करा कि भैया ये कारण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वेस्पर थ्योरी ने हमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दी कि CO2 की तो लीनियर स्ट्रक्चर है, H2O की लीनियर क्यों नहीं है। तो यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जो पड़े हैं ये उसको घुमा रहे हैं। मतलब सभी टॉपिक बच्चों एक दूसरे के पूरक है। कई बार, एक बार मैंने पहले भी ये मेरे साथ एक बच्चे ने डिस्कस किया कि H2O के केस में, मैं रब कर देता हूँ, देखो H2O के केस में तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। उसने मुझे पूछा कि CH3OCH3, ये भी तो एक ही बात है, ठीक है ना। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से भी बड़ा हो गया, 110, और जबकि यहाँ 2 लोन पेयर भी हैं, और यहाँ पे आपने रीजन दिया था लोन पेयर है तभी कम हो गया। तो ये क्या हुआ, तो उसका कारण क्या हुआ बच्चों, ये जो CH3 का मॉलिक्यूल है ना, ये इसका साइज बहुत बड़ा है। इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि ये इसको इतना स्ट्रॉन्ग धक्का नहीं लगा पा रहे हैं। ये आपस में एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि मतलब सिंपल सी बात है यार, एक बेंच के ऊपर 2 मोटे बच्चे बैठे हैं, तो तीसरा बच्चा वहां कैसे आ जाएगा, वो तो पहले ही बहुत मोटे बल्कि है वो तो ये पहले ही बल्कि है, तो किसी और की रिपल्शन कैसे सहलेंगे। तो इसीलिए इनकी आपसी रिपल्शन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। देखो आज हमने जो डिस्कस किया उसमें से एक तो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है कि इनकी शेप के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, या डाइपोल मोमेंट वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, या पोलैरिटी पे क्वेश्चन आता है, या रेजोनेंस एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, या रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप सभी इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की जो है वो एक बार रीडिंग लेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पास मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप लोग मुझे जितने चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। थैंक यू।